नमस्कार, न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम ऐसे प्रश्नों को लेते हैं जो बीते सप्ताह किसी न किसी कारण से खबरों में रहे हों और उन पर आधारित हम मैप के जरिए से, मानचित्र के जरिए से उन्हें हल करते हैं और कुछ जगहों को हम देखने की कोशिश करते हैं मानचित्र के जरिए जिनकी संभावना आगामी परीक्षा में आने की होती है। तो आज के एपिसोड में जो सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, तो पिछले हफ्ते आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था डेरियन गैप के बारे में। पूछा गया था कि डेरियन गैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमेशा की तरह हम उसको मार्क कर लेंगे, सही नहीं पूछा है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तो पहला कथन क्या था? यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच का एक भौगोलिक क्षेत्र है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे से सवाल में जो पूछा गया है गैप की बात कही गई है, किसकी? डेरियन गैप की। तो डेरियन गैप को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसे गैप क्यों कहा गया। दरअसल ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो जो कनेक्टिविटी है, ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये रोड है। तो होता क्या है कि पनामा के पास, यहाँ पर अगर इसे दूसरे मैप में हम देखें, यहाँ पर ये है डेरियन गैप, पनामा के इस तरफ और कोलंबिया के इस तरफ। तो डेरियन गैप ऐसी जगह है जहां पर बहुत अधिक दलदली भूमि और डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत घने जंगल होने के कारण कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। यानी इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई रोड नहीं है जो इन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इलाका पहाड़ का है, लेकिन इस तरफ और इस तरफ बहुत ज्यादा क्या है, घने जंगल और दलदली भूमि होने की वजह से यहाँ कनेक्टिविटी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। इसीलिए उसे क्या कहा गया, गैप कहा गया, कि कनेक्टिविटी का क्या है, गैप है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच का एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये स्टेटमेंट हो जाता है क्या, सही। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, दुर्गम भू आकृति के कारण इस क्षेत्र में परिवहन का अत्यंत सीमित विकास दिखता है। तो ये भी सही हो जाता है, क्योंकि पहला अभी जो एक्सप्लेनेशन में हमने देखा, तो क्या है वहां पर, अत्यंत सीमित विकास हो रहा है, किसका, परिवहन का। क्यों? अगेन दलदली भूमि है। पैन अमेरिकन हाईवे जो अमेरिकी महाद्वीप के अधिकांश देशों को जोड़ता है, इस क्षेत्र से गुजरता है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट सबसे पहले तो गलत हो रहा है, पहले ही एक बार में ही पढ़ने पर समझ में आ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से गुजरता है। अभी हमने इससे पहले वाले स्टेटमेंट में समझा है कि यहाँ अत्यंत सीमित विकास है परिवहन का, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरता है, तो गुजर ही नहीं सकता। पैन अमेरिकन हाईवे को अगर हम देखें, तो ये ओरिजिनल पैन अमेरिकन हाईवे, ये रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ ये पैन अमेरिकन हाईवे है, लेकिन इसके 3 पार्ट है। उसके बाद जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, वो अनऑफिशियल रूट है, जिसमें ये और ये शामिल है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी तरह ये वाला क्षेत्र पूरा, ये रोड है ना। फिर है अलास्का हाईवे जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा क्या है, अनऑफिशियल रूट। इन तीनों को मिलाकर ही पैन अमेरिकन हाईवे कहा जाता है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए, ये डेरियन गैप में कोई भी रेड कलर का रूट नहीं है ना। इस वाले मैप में और आपको सही से दिखाई देगा। देखिए, येलो कलर का ये जो दिख रहा है, येलो कलर से यहाँ तक रोड आ रही है और यहाँ एंड हो रही है। इसी तरह कोलंबिया वाले क्षेत्र में यहाँ तक आके रोड क्या हो रही है, एंड हो रही है। यानी इस क्षेत्र में जो कि डेरियन गैप है, यहाँ पर रोड है ही नहीं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस क्षेत्र की दुर्गमता मुख्यतः अत्यधिक वर्षा एवं संबंधित कारणों से है। बिल्कुल, अत्यधिक वर्षा भी इसका कारण है, और संबंधित कारण वही हैं जो हम बात कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, यानी घने जंगल हैं, दलदली भूमि है, तो वहां पर किसी भी तरह का रूट या रोड उसकी संभावना नहीं है। तो ये भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पूछा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था, जिसका उत्तर अधिकांश स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में दिया भी है, और हमें उम्मीद है आगे भी आप इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहेंगे। अगले सवाल यानी आज के पहले सवाल की बात करते हैं। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले न्यूज पढ़ेंगे कि क्यों हमने सवाल लिया है। हाल ही में ग्रीस और बुल्गारिया ने एजियन सागर से काला सागर तक पहुंच बनाने के लिए
बॉस्फोरस जल संधि को बाईपास करते हुए लंबे समय से बंद एक तेल पाइपलाइन परियोजना को पुनर्जीवित करने पर बातचीत आरंभ कर दी है। अब इससे संबंधित सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जिब्राल्टर जलसंधि से भूमध्य सागर में प्रवेश करता है और यूरोपीय तटों के साथ साथ अपने नौका से काला सागर तक जाता है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। इस जलमार्ग पर आने वाले निम्नलिखित लघु सागरों का सही क्रम क्या होगा? हमें क्रम देखना है। टेरेनियन सागर, आयोनियन सागर, लिगुरियन सागर और एड्रियाटिक सागर। तो ये क्रम हमें देखना है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं, क्रम तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो शुरुआत कहां से हुई है हमें समझना होगा, जिब्राल्टर जल संधि। तो देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दरअसल यहाँ पर ये है जिब्राल्टर टाउन स्पेन में। ठीक है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये सब ग्रीन है, लेकिन एक हल्का सा बिंदु आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो व्हाइट बिंदु है, ये व्हाइट बिंदु, ये है सियोटा, ये भी स्पेन का ही हिस्सा है। तो यानी यहाँ पर भी स्पेन है और यहाँ पर भी क्या है, ये जो व्हाइट बिंदु है ये भी क्या है, स्पेन है। इनके मध्य में जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। और क्या कह रहा है वो सवाल में, जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो कहाँ आना है उनको, यहाँ आना है और फिर यहाँ से कहाँ जाना है, ब्लैक सी में जाना है। तो देखिए अब हमें समझना होगा, सियोटा में रब कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से फिर हमें रूट समझना है। तो यहाँ से निकले, उसके बाद अगर हम सागर देखें, सी देखें कौन कौन से, तो सबसे पहले देखें हम तो लेगोरियन सागर, उसके बाद तेहरेनियन सागर, उसके बाद आयोनियन सागर और उसके बाद एड्रियाटिक सागर। उत्तर तो हमें यहीं पर मिल जाता है, लेकिन हम रूट में कुछ और चीजों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बेलियरिक सागर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेलियरिक आइलैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये तो हो गए 4 सागर जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ से ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर क्या है, ये दरदानेल संधि, जल संधि है ना, यहाँ ये है दरदानेल जल संधि। उसके बाद कहाँ आएगा, सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर, और फिर ये है बॉस्फोरस की संधि, उससे कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लैक सी में पहुंच जाएंगे, ब्लैक सागर में पहुंच जाएंगे। तो जितने यहाँ पर मार्क किए गए हैं पॉइंट वो सभी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ सागर हैं और दरदानेल और बॉस्फोरस जल संधि ये इंपॉर्टेंट है। तो रूट हमें मिल गया है। सबसे पहले कौन है, लेगोरियन सी, यानी 3 से हमारा उत्तर शुरू होगा। फिर है टेरेनियन, उसके बाद है आयोनियन और उसके बाद है एड्रियाटिक सागर। तो 3, 1, 2, 4 यानी सी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने 61वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह को रद्द करते हुए इसके लिए निर्धारित बजट को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के हित में खर्च करने का निर्णय लिया है। अब बात किसकी हुई है यहाँ, तंजानिया की। तो तंजानिया पर सवाल क्या है, तंजानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह केन्या का पड़ोसी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं, सही है या गलत है। तो देखिए ये है तंजानिया की अवस्थिति, ये है तंजानिया। कहा है कि यह केन्या का पड़ोसी है, तो केन्या यहाँ है, तो बिल्कुल तंजानिया केन्या का पड़ोसी है। तो पहला हमारा जो है स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब देखिए उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है पूछा है ना। अब सही कौन नहीं है, तो देखिए अभी एलिमिनेशन अगर हम करें तो हमारा जो कथन ए है वो सही है। तो अब हमारे पास 50-50 आंसर आ गया है। आंसर ना तो ए हो सकता है ना बी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब उत्तर तो होगा हमारा या तो सी या डी, है ना। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। यह एक भू आबद्ध देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी भाग है। देखिए तो देखिए तंजानिया पहली बात तो भू आबद्ध नहीं है, ये देखिए इसकी तटीय रेखा ये रही, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट का पहला भाग गलत है, लेकिन दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा था, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी भाग है। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का तो भाग नहीं है ये तंजानिया।
तो दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। अब तीसरा स्टेटमेंट है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहाँ है, तो देखिए इस वाले मैप को अगर हम देखें, ये जो ईस्ट रिफ्ट वैली है ये दिखाई दे रही है, तो ये लगभग 2 बराबर भागों में बांट तो रही है, लेकिन किसको बांट रही है, इथोपिया को। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिफ्ट वैली है। और ये आपको नदियां दिखाई दे रही होंगी, कुछ नदियां इधर निकल रही हैं, कुछ इधर, है ना। तो ये रिफ्ट वैली 2 बराबर भागों में तो बांट रही है, लेकिन इथोपिया को बांट रही है। अब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है यह एक भू आबद्ध देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी भाग है। ठीक है, और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट किसके लिए सही हो जाते हैं, इथोपिया के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे तंजानिया के बारे में सवाल पूछा है, लेकिन जो स्टेटमेंट दिए हैं वो किस देश के लिए फुलफिल हो रहे हैं, इथोपिया के लिए। तो अगर सवाल में तंजानिया की जगह इथोपिया होता तो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता। ठीक है, लेकिन सवाल में तंजानिया है तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। याद रखने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सवाल आए, और अगर आए भी तो तंजानिया पर ही आए, ये भी जरूरी नहीं है, तो याद रखना है। तो 2 और 3 ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, सही नहीं है, यानी उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को फिजी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। फिजी की बात हुई है। अब यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं, ये स्थान है और ये उसकी क्या है, विशेषताएं। तो सबसे पहला दिया है फिजी, न्यूजीलैंड से उत्तर दिशा में। न्यूजीलैंड के बारे में दिया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित। न्यू सेलेडोनिया के बारे में दिया है, एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। और कोरल सागर के बारे में दिया है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं फिजी न्यूजीलैंड से उत्तर दिशा में है या नहीं। तो देखिए ये है न्यूजीलैंड और ये है फिजी, तो न्यूजीलैंड तो यहाँ भी है। और मैंने कहा था हमेशा हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे नॉर्थ, है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो उत्तर दिशा, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो फिजी है, बिल्कुल सही है, हो गया जो बोला गया था, न्यूजीलैंड से उत्तर दिशा में। अब हम तीसरे वाले को पहले देख लेते हैं, न्यूजीलैंड को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। न्यू सेलेडोनिया एक फ्रांसीसी क्षेत्र है या नहीं। तो देखिए न्यू सेलेडोनिया फ्रांस का ही हिस्सा है, हालांकि वो है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से उत्तर पूर्व में है। ठीक है, लेकिन ये है किसका हिस्सा, फ्रांस का, तो ये बिल्कुल सही है, एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। फिर है कोरल सागर। अब कोरल सागर को अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कोरल सागर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए कोरल सागर कहाँ है, ये, और ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं, ये है उत्तर, है ना, ये क्या है पश्चिम, ये क्या है पूर्व, और ये क्या है दक्षिण। अब देखिए ये इसके उत्तर पूर्व में है ना, उत्तर पूर्व दिशा में है ना, और कहा क्या गया है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण पूर्वी होता तो कहाँ होता, यहाँ होता, है ना, यहाँ तो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है या नहीं। तो इस मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को यहां से समझिए, ये पूरा क्षेत्र जो मार्क किया जा रहा है, ये सब, है ना। उसके बाद नॉर्थ में है जो अभी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, हमने कुछ एपिसोड पहले ये साउथ अमेरिका के देशों से संबंधित सवाल पूछा था, और पूछा था कौन सा देश ऐसा है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं आता है। ठीक है, आप ध्यान करिएगा, तब हमने इसको कवर किया था। आज बात किसकी हुई है, न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड बिल्कुल है। उसके अलावा देखिए कौन कौन है, जापान है, हम जानते ही हैं, ये पापुआ न्यू गिनी है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि कहाँ से सवाल आएगा। तो न्यूजीलैंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। तो पूछा क्या है, कौन से सुमेलित है, तो सुमेलित कौन कौन हुआ, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 यानी ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में अर्जेंटीना की प्रभावशाली नेत्री और उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस डी क्रिचनेर को अवैध तरीके से सरकारी ठेके देने का दोषी मानते हुए संघीय न्यायालय ने 6 साल की जेल की सजा दी है।
तो अब सवाल है कि इनमें से कौन सा एक अर्जेंटीना में नहीं है। ठीक है, अर्जेंटीना में नहीं है। अब ये कुछ जगहों के नाम हैं, हमें देखना है क्या अर्जेंटीना देश के अंदर ये आते हैं या फिर नहीं। पहला है ग्रैंड चेको, दूसरा है माता ग्रोसो, फिर पंपास, फिर एंडीज पर्वतमाला। तो सबसे पहले ग्रैंड चेको देखें अगर हम, तो सबसे पहले है ग्रैंड चेको। ग्रैंड चेको ये है, ये एक लो लैंड है। क्या है? लो लैंड यानी मैदानी इलाका। और ये किन किन देशों में है? तो ये जो आपको मार्क दिखाई दे रहा है, यानी ये कवर 3 देशों में स्थित है। ये है बोलीविया और प्रागवे और अर्जेंटीना। तो यानी पहला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो गया? सही हो गया। ग्रैंड चेको कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अभी माता ग्रोसो को छोड़ देते हैं, पंपास पर आते हैं। आप जानते हैं जैसे पेरी है, पेरी कहाँ है? अमेरिका में, घास के मैदान। ऐसे ही अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ये है पंपास और ये बिल्कुल अवस्थित है कहाँ? अर्जेंटीना में। ये है पंपास, है ना। तो ये भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। फिर है एंडीज पर्वतमाला। तो देखिए एंडीज पर्वतमाला, यहाँ से ये पूरा ब्राउन जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंडीज पर्वतमाला है। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? अर्जेंटीना में भी अवस्थित है, क्योंकि ये तो पूरा अर्जेंटीना है ना। और ये चिली और अर्जेंटीना के बीच क्या बॉर्डर भी बनाती है एंडीज पर्वतमाला, ये हमने पढ़ा भी है। तो ये भी सही हो जाता है। तो अब मातो ग्रोसो नहीं ही होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन कहाँ है इसको देख लेते हैं। मातो ग्रोसो का पठार, ये वाला जो क्षेत्र है ये है मातो ग्रोसो का पठार। और इसका लेना देना किससे नहीं है? इसका लेना देना अर्जेंटीना से नहीं है। ये मुख्यतः ब्राजील में है, थोड़ा बहुत बोलीविया को भी ये कवर करता है। तो इस तरीके से जो गलत है, जो अर्जेंटीना में नहीं है, वो कौन है? मातो ग्रोसो। अगला सवाल, हाल ही में जर्मन पुलिस बल ने देश में तख्ता पलट का षड्यंत्र करने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखिए ये सवाल क्यों बनाया गया है। दरअसल कुछ राजधानी ऐसी हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी हमें हमेशा गलत याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि वहां के एक दो देश इतने ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इतने ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं कि हम उनकी वास्तविक राजधानी भूलकर हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है कि उसकी राजधानी वो प्रसिद्ध शहर है ना। ऐसा हो सकता है जैसे अब किसी अफ्रीका के देश के बच्चों को ये भ्रम तो हो ही सकता है, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड सुना होता है और बॉलीवुड कहाँ है? मुंबई में। तो उन्हें ये गलतफहमी हो ही सकती है कि भारत की राजधानी मुंबई है। तो ये गलतफहमी जैसे उन्हें है हमारे देश के लिए, ऐसे ही हमें भी कुछ देश जो है उनके शहर इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि हमें गलतफहमी हो जाती है कि उसकी राजधानी वास्तविक क्या है। तो उसी के लिए हमने ये सवाल बनाया है। एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ राजधानी दी गई है। जैसे जर्मनी की राजधानी म्यूनिक कहा गया है। म्यूनिक हम जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, लेकिन जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे हम कहाँ देख लेते हैं? मैप पे देख लेते हैं। देखिए यूरोपीय देशों में ये जो है ये जर्मनी है, और अगर इसका जूम मैप हम देखें तो वो यहाँ है। म्यूनिक जिसे मोन्चन भी कहते हैं यहाँ है ना ये। जबकि बर्लिन कहाँ है? बर्लिन यहाँ है, जो कि जर्मनी की रियल में राजधानी है। गलत याद नहीं रखना है कि म्यूनिक है। तो म्यूनिक जर्मनी की राजधानी नहीं है, पहला हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है। फिर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी यहाँ ज्यूरिक दी गई है, जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। अब देखिए पहले स्विट्जरलैंड को देख लेते हैं। ठीक है, यूरोप में अगर हम देखें तो देखिए ये यूरोप है और यूरोप में ये है स्विट्जरलैंड, और अगर इसको जूम मैप में हम देखें तो ये है बर्न। अब ये हमें गलत क्यों याद होता है? जैसे डॉन 2 मूवी आई थी शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान कहाँ गए थे? शाहरुख खान गए थे स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में गए थे? वो ज्यूरिक में। तो ज्यूरिक याद है, दिमाग में है, हमारे दिमागों में शाहरुख खान भी बहुत ज्यादा है, तो ज्यूरिक भी बहुत ज्यादा है, तो गलत याद हो जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ठीक, फिर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजधानी यहाँ दी गई है सेराजेवो। ठीक है, तो देखिए सेराजेवो राजधानी तो है लेकिन ऑस्ट्रिया की नहीं है। तो एक बार मैप पे देखते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। देखिए अब ये है ऑस्ट्रिया का मैप। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ पर है ना।
और जो यहाँ पे सराजेवो दिया गया है वो है किसकी राजधानी? बोस्निया और हर्जेगोविना, इसकी राजधानी। ठीक, और बोस्निया हर्जेगोविना है कहाँ? तो ये जो है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये देश, ये है बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, इसकी राजधानी है, जो कि हमें किसकी राजधानी बताई गई है? ऑस्ट्रिया की। तो ये गलत हो गया, इसकी राजधानी वियना। फिर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी यहाँ पर दी गई है हेग, जो कि गलत है। और हमें हेग क्यों याद रहता है? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? हेग में है। तो हमारे दिमाग में क्या रह जाता है कि हेग ही नीदरलैंड की राजधानी है, जबकि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। ठीक है, तो ये है एम्स्टर्डम और ये है किसकी राजधानी? नीदरलैंड की राजधानी। ठीक, तो वापस आ जाते हैं। पूछा क्या है? कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो कोई भी युग्म ऐसा नहीं है जो सुमेलित हो, सभी की जो राजधानियां दी गई थी वो क्या थी? गलत थी। ठीक, तो अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ। अब सवाल क्या है? ये वही व्यक्ति हैं जो अक्सर हमारे सवालों में क्या करते हैं, इतने ये विद्रोही हैं कि ये पैदल निकल पड़ते हैं किसी भी यात्रा पर। तो ये वही व्यक्ति हैं जिनको कई बार हमने देश विदेश की यात्रा कराई है। एक व्यक्ति दिल्ली से सड़क मार्ग से सिंगापुर जाना चाहता है। इस मार्ग से उसे निम्नलिखित में से किन देशों से अनिवार्यता गुजरना पड़ेगा? देखिए यहाँ जो शब्द इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो क्या है? अनिवार्यता। ठीक है, और कौन कौन से देश दिए गए हैं? थाईलैंड, म्यांमार, चीन और मलेशिया। तो देखिए ये सवाल बना क्यों? अब इतना तो हम समझ रहे हैं कि वो जब दिल्ली से निकलेंगे तो उन्हें कहा नॉर्थ ईस्ट तो जाना ही होगा। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट तक वो पहुंच गए हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के बाद उनके पास दो रूट है, या तो वो म्यांमार आए या फिर वो कहां जाए? चाइना। तो अनिवार्य नहीं है, ना तो चाइना अनिवार्य रहा ना ही म्यांमार, क्योंकि अगर वो म्यांमार नहीं जाते तो चाइना से जा सकते हैं, और अगर चाइना नहीं जाते तो म्यांमार से जा सकते हैं। जब ऑप्शन में दूसरा देश होगा तो वो अनिवार्य नहीं रहेगा। तो यानी ये दो देश क्या हो गए? म्यांमार और चीन कैंसिल हो गए, क्योंकि पूछा है अनिवार्यता, यानी वहां तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है अगर चीन जाएंगे तो म्यांमार छोड़ सकते हैं, और म्यांमार की तरफ से जाएंगे तो चीन छोड़ सकते हैं। तो ये अनिवार्य देश नहीं हुए। अब बात करते हैं थाईलैंड और मलेशिया की। तो देखिए अगर वो म्यांमार की तरफ से आते हैं, ठीक है, म्यांमार से आए, उन्हें थाईलैंड जाना ही जाना पड़ेगा, है ना। फिर थाईलैंड से होते हुए मलेशिया जाना ही जाना पड़ेगा, तब वो सिंगापुर पहुंचेंगे। सिंगापुर पहुंचने का एकमात्र तरीका मलेशिया और थाईलैंड से होकर ही गुजरता है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए ये रूट तो कवर करना ही होगा। तो ये दो देश जो है वो क्या हो गए? अनिवार्य। अगर म्यांमार से आते हैं तब भी थाईलैंड आना पड़ेगा, और अगर चाइना से आते हैं तब भी थाईलैंड और मलेशिया आना ही पड़ेगा। तो यानी थाईलैंड और मलेशिया अनिवार्य देश हैं। कहां से? दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा कहां? सिंगापुर पहुंचने के लिए। तो कौन है वो देश? पहला और चौथा, और ये हो गया ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू में एक बार पुनः विस्फोट हुआ है, जिसके बाद उस क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब ये कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है ना। पहला है माउंट एटना, कहाँ? इटली में बताया है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एरेबुस एंटार्क्टिका, और मेयोन फिलीपींस। तो जल्दी से देख लेते हैं सबकी अवस्थिति। तो देखिए, तो माउंट एटना कहाँ है? माउंट एटना है इटली के सिजली द्वीप पर, है ना। तो ये क्या हो गया? सही। उसके अलावा फिलीपींस में मेयोन वेल्कनो दिया गया है, तो ये भी क्या हो गया है? सही हो गया है। दूसरा दिया गया था हमें ऑप्शन कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, तो ये देखिए कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो ये सभी क्या हो गया? ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बचा माउंट एरेबुस एंटार्क्टिका, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझ लें एंटार्क्टिका कहाँ है। एंटार्क्टिका जो ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, इसका जो दक्षिणी ध्रुव है
अगर उसके ऊपर से हम तस्वीर देखें एंटार्क्टिका की, वो हमें ऐसी दिखाई देती है ना। अब अगर हम इस ध्रुव के ऊपर हैं तो हमें ऑस्ट्रेलिया इधर दिखाई देगा, न्यूजीलैंड यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक, उसके बाद ये क्षेत्र क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन है ना, और इधर ये हो गया कौन सा, हिंद महासागर वाला क्षेत्र है ना, और ये साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया है। इसी में यहां पर स्थित है एक मैकमुर्डो, जो कि यूएसए का स्टेशन है। ठीक है, यूएस स्टेशन है, और इसी में क्या है, माउंट एरेबुस है। ये ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, फटता रहता है, तो ये स्थान थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या है, गर्म है ना। तो ये जो हमारा दिया गया था यहाँ पर माउंट एरेबुस एंटार्क्टिका, ये बिल्कुल सही है। अब पूछा है कितने युग्म सही हैं, तो सभी के सभी चारों युग्म सही हैं। डी इसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। हाल ही में पेपरलेस एंट्री के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने करंट न्यूज बुलेटिन में भी की है। तो सवाल क्या है, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, कम से कम 4 राज्यों की राजधानियां इस त्रिभुज के भीतर आएगी, है ना। तो देखिए, ये हमने त्रिभुज बनाया, किसको मिलाया इसमें, नई दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी को, और कहा कि 4 राज्यों की राजधानियां इस त्रिभुज के भीतर आएगी या इस त्रिभुज पर आएगी, है ना। तो देखिए, भोपाल को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश, तो इसके भीतर आ रही है ना। अब देखिए, राजस्थान से भी होकर गुजर रही है रेखा, लेकिन जयपुर तो बहुत दूर है। तो अब नीचे की तरफ अगर हम आए तो महाराष्ट्र से भी कोई लेना देना नहीं है। अब कौन आ सकता है, और यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तो ये बिल्कुल इस त्रिभुज के भीतर है, यानी 2 तो हमें राजधानियां मिल गई हैं। बेंगलुरु और नई दिल्ली को हम काउंट नहीं करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो देखिए, रायपुर ये पॉइंट नहीं है, बल्कि रायपुर है ये वाला पॉइंट, है ना। तो ये तो त्रिभुज की रेखा से काफी दूर है। और आ जाइए उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ भी कहाँ है, लखनऊ है यहाँ, जो कि त्रिभुज से दूर है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर वाराणसी की जगह पटना को इस त्रिभुज का शीर्ष बना दिया जाए तो लखनऊ और रायपुर भी इस त्रिभुज के क्षेत्र में आ जाएंगे। देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहां से हटा दिया, वाराणसी से हटा दिया। पहले त्रिभुज ये था ना, ठीक है, पहले त्रिभुज ऐसे था, है ना। तो अब क्या किया, पटना को ले लिया हमने, तो त्रिभुज ये हो गया। अब देखिए, लखनऊ पूरे तरीके से इस त्रिभुज के भीतर है। भोपाल, क्योंकि ये रेखा तो हिली नहीं अपनी जगह से, तो भोपाल और हैदराबाद तो भीतर पहले से ही थे। अब रायपुर भी इसके भीतर आ गया है। तो यानी कि अब 4 राज्यों की राजधानियां इस त्रिभुज के कहा है, भीतर है। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट सही हो गया। कौन सा कथन सही है पूछा है, तो केवल 2, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हुआ, सही उत्तर हो गया, है ना। अगले सवाल की बात करें। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे समृद्धि कॉरिडोर भी कहा जाता है, बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अब हमें कुछ युग्म दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। ये भौगोलिक नाम है और इनसे संबंधित क्षेत्रीय विस्तार। सबसे पहले हम देख लेते हैं मालवा का पठार और मालवा का मैदान, इन दोनों को पहले देख लेते हैं। मालवा का पठार कहा गया है रावली और विंध्याचल श्रृंखला के बीच, और मालवा का मैदान कहा गया है दक्षिणी पंजाब। तो देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए, ये है विंध्य रेंज और ये है रावली रेंज, और इसके बीच में है मालवा प्लेट्यू, जिसका विस्तार 2 राज्यों में है। कौन कौन से, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर है मालवा का मैदान, जो कहां पर स्थित है, पंजाब में। इसे पंजाब का मैदान भी कहा जाता है, वो दक्षिण पंजाब में है, क्योंकि यहाँ पर तो हिल्स हैं ऊपर की तरफ, है ना। तो ये दोनों ही जो हैं वो क्या हो गए हैं, अरावली और विंध्याचल श्रृंखला के बीच अभी देखा हमने, और दक्षिणी पंजाब में स्थित है। अब सौराष्ट्र देख लेते हैं, गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप। देखिए, ये है गुजरात का काठियावाड़ और यही कहलाता है सौराष्ट्र। ये काठियावाड़ है, यही क्या कहलाता है, सौराष्ट्र कहलाता है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया।
क्या बचता है? विदर्भ, पूर्वी महाराष्ट्र, नागपुर और अमरावती मंडल। ठीक है, तो ये है विदर्भ जो पूर्वी महाराष्ट्र है, बिल्कुल, है ना, ये पूर्वी महाराष्ट्र है। और ये क्षेत्र क्या, कहाँ पर स्थित है? विदर्भ, पूर्वी महाराष्ट्र में, और राजनीतिक रूप से इसे क्या कहा जाता है? नागपुर और अमरावती मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्या हो गया है? सही हो गया है। पूछा है कौन से युग्म सही है, तो कौन से युग्म सही है? सभी युग्म सही है। ऑप्शन डी इसका क्या होता है? सही उत्तर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में असम के सिलचर में सियालहट महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भारत और बांग्लादेश के कई मंत्री उपस्थित रहे। अब हमें कुछ शहर दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति पर विचार करना है। कौन से शहर हैं उसको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि सवाल में पूछा क्या गया है। कहा गया है कि ये जो जोड़ों में शहर दिए गए हैं, कितने युग्म लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है, यानी क्या सिलचर और सियालहट एक ही अक्षांश पर हैं? क्या अमृतसर और लाहौर एक ही अक्षांश पर हैं? इसी तरह अगरतला, ढाका और जैसलमेर, हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान वाले हैदराबाद की बात हो रही है, उनको हम देखेंगे क्या ये सभी एक ही अक्षांश पर हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लाहौर और अमृतसर, जिन्हें ट्विन सिटी भी कहा जाता था। अब तो ये दोनों ही अलग अलग देशों के हिस्से हैं। तो देखिए लाहौर जो है उसका अक्षांश है 31.52, अमृतसर का है 31.63 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए दशमलव के बाद कुछ फर्क है, तो लगभग एक ही अक्षांश पर इनको माना जाएगा। तो पहला जो युग्म है जो कि ऑप्शन में हमारे दूसरा है, ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरे पर आते हैं सिलचर और सियालहट। सिलचर कहाँ है? देखिए सिलचर कहाँ है? सिलचर असम में है, और जो ये सियालहट है ये पहले असम का ही हिस्सा था। ठीक है, असम का हिस्सा तो मेघालय भी था, है ना, लेकिन हुआ क्या कि जनमत संग्रह के द्वारा ये किसका हिस्सा बन गया बाद में? पूर्वी पाकिस्तान, है ना, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और आज प्रेजेंट डे में ये कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में, सियालहट, है ना। अब अगर हम सिलचर और सियालहट के अक्षांशों की बात करें तो देखिए सियालहट है 24.89 डिग्री नॉर्थ, सिलचर है 24.83 डिग्री नॉर्थ, यहाँ है 8.9 और यहाँ है 8.3। ठीक है, ये डिफरेंस तो इससे भी कम है, तो यानी इन दो शहरों को भी हम क्या मानेंगे? लगभग सेम अक्षांश पर मानेंगे। फिर है अगरतला और ढाका। तो देखिए अगरतला और ढाका 23.81, 23.83। अब ये पॉइंट में डिफरेंस इन दोनों से भी कम है, तो ये भी क्या माने जाएंगे? ये भी माने जाएंगे एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। अब आई बात जैसलमेर और हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान वाले हैदराबाद की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसलमेर का अक्षांश है 26.92 डिग्री नॉर्थ, जबकि पाकिस्तान में स्थित हैदराबाद का जो अक्षांश है वो है 25.40। तो यहाँ डिफरेंस लगभग कितने का आ रहा है? यहाँ 1.5 डिग्री अक्षांश का डिफरेंस आ रहा है। आप सबको पता होगा कि 1 डिग्री अक्षांश का लगभग मतलब होता है, लगभग मैंने वहां लिख दिया, अक्षांश का लगभग मतलब होता है 110 किलोमीटर, है ना। तो 1.5 डिग्री का मतलब है लगभग 160 किलोमीटर का डिफरेंस है ना। इस तरीके से अगर देखेंगे तो 160 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, है ना। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है जो सेम अक्षांश पर नहीं है? जैसलमेर और हैदराबाद। पूछा था कितने युग्म लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, तो 3 युग्म हमारे एक ही अक्षांश पर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो सवाल है, हाल ही में 18 मादा हाथियों के एक समूह ने तमिलनाडु के जंगलों से पलायन कर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य में प्रवेश किया है। सवाल है, हाथियों के संरक्षण के लिए सरकार के विभिन्न प्रयासों में से एक एलिफेंट कॉरिडोर का विकास भी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें से पहला कथन है 100 से ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर का विकास प्रस्तावित है। ठीक, तो देखिए एक ही मैप से हम सारी बातों को समझ लेंगे।
देखिए ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में जो हाथी हैं, जो एलिफेंट हैं, वो कहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, कहाँ पर इनका जो विस्तारित क्षेत्र है वो कौन सा है। तो जो ये हरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर ये 4 जोन में बांटा गया है। हाथियों के पाए जाने के आधार पर भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एक है सेंट्रल इंडिया और एक है सदर्न इंडिया। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर का विकास प्रस्तावित है उसमें कितने 100 से ज्यादा क्या है, कॉरिडोर हैं। ठीक है, देखिए कॉरिडोर क्यों बनाए गए कि जो हाथी हैं उनकी आवाजाही यहाँ आसपास के क्षेत्रों में आसानी से हो सके, उसके लिए कुछ कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिसकी पूरी जो एक डिटेल है वो इस सारणी में दी भी गई है। और अगर इन्हें काउंट करते हैं तो ये लगभग मतलब एग्जैक्टली 101 है। ठीक है, ये है 101। तो हाथियों की आवाजाही बनी रहे उसके लिए इन कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, विकास प्रस्तावित है, और ये कितने हैं, 101 है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कहा गया है 100 से ज्यादा। अब 100 से ज्यादा चाहे 1 हो चाहे 10 हो, तो हमारा नंबर कितना है, 101। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है सही। दूसरा है सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत में है। तो देखिए अगर जोन वाइज देखें तो पूर्वोत्तर भारत में है 36, है ना, और नॉर्थ जो वेस्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न जो है वहां पर है 11। इसी तरह सदर्न में देखें तो 27 यानी दक्षिण में, और अगर सेंटर में यानी मध्य भारत में देखें तो 26। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, पूर्वोत्तर में है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब अगला देखें, हाथियों की सबसे बड़ी संख्या दक्षिणी क्षेत्र में है। तो देखिए ऐसे हमें लगेगा क्योंकि कॉरिडोर सबसे ज्यादा कहाँ, पूर्व में प्रस्तावित है, तो हाथियों की संख्या भी पूर्व में होगी। ऐसा नहीं है, हाथियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा दक्षिण रीजन में ही है, और उसमें भी 5000 से ज्यादा हाथी 2 राज्यों में पाए गए, जो कि सेंसस के आधार पर 2017 के सेंसस के आधार पर वो 2 राज्य है कर्नाटक और केरल। जबकि पूर्व जो रीजन है ना, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसमें एक राज्य ऐसा था जिसमें 5000 से अधिक हाथी पाए गए, वो है असम। ठीक, अब हमने जो पिछला मैप देखा था उसमें हमने देखा था कि हमने जम्मू कश्मीर को भी कवर किया हुआ है, जबकि यहाँ नहीं किया हुआ है। दरअसल जो सेंसस हुआ था वो 2017 में हुआ था, एलिफेंट सेंसस 2017 में हुआ था, और अभी 2022 में भी हुआ है, लेकिन अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। सेंसस हो चुका है 2022 का, लेकिन अभी विकास मतलब प्रोग्रेस में है, अभी सारे आंकड़े अभी हमारे मतलब किसी को भी अवेलेबल नहीं है वो आंकड़े। तो जैसे ही अवेलेबल होंगे हम किसी ना किसी प्रश्न के माध्यम से उन पर बात करेंगे। फिलहाल वापस लौटते हैं कि हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है कि हाथियों की सबसे बड़ी संख्या दक्षिणी क्षेत्र में है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हाथियों की संख्या 14,606 है, जो कि औरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो ये भी हो जाता है सही, और पूछा ही है कि सही कथन कौन से हैं, तो सभी कथन सही हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में अंडमान सागर में उत्पन्न हुआ एक चक्रवातीय तूफान मेंडोस पुडुचेरी के निकट तमिलनाडु के तट से टकराया है। अब यहाँ पर बात होगी किसकी, एक चक्रवात की। लिटिल अंडमान द्वीप से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में उत्पन्न होता है, और उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, यानी इस तरफ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए भारतीय मुख्य भूमि से टकराता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तट से इसके टकराने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा तरीका मैप से ही समझा जाएगा। ये है लिटिल अंडमान, है ना। अब कहा है कि लिटिल अंडमान से 500 किलोमीटर पश्चिम में, है ना, तो 500 किलोमीटर पश्चिम लगभग यहाँ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1200 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर इन बिटवीन ना होकर, मतलब इन दोनों के मध्य ना होकर, मध्य से थोड़ा पहले होगा। अब कहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए भारतीय मुख्य भूमि से टकराता है। अब देखिए ये है उत्तर, ये है पश्चिम, अब ये बढ़ेगा इस तरीके से, है ना, भारतीय मुख्य भूमि से टकराता है। तो
कह रहा है कि सर्वाधिक संभावना किस राज्य से टकराने की होगी। तो देखिए, अगर वेस्ट से नीचे जाएगा तो ये तो दिशा बदल गई, ये तो दक्षिण पश्चिम हो गया, तो यहां तो जा नहीं सकता, जाना इसी बीच में है ना। और इसके बीच में जो सर्वाधिक तट रेखा है, सवाल बनाया क्यों गया है, यह जानने के लिए कि तटीय रेखा किसकी सर्वाधिक है, इसको समझा जाए। तो आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा यहां से शुरू है और यहां तक है ना, जो कि इस रीजन में सर्वाधिक आ रही है, इस पार्ट को सर्वाधिक कवर कर रही है। अगर ये तमिलनाडु से टकराता भी है तो सिर्फ इतना ही है ना, इतनी सी तटरेखा है, तो संभावना आंध्र प्रदेश के मुकाबले क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये यहाँ पर ओडिशा के तट पर टकराता है तो भी संभावना क्या है, इतनी है, बस यहाँ तक टकराएगा तभी वो कवर कर पाएगा उत्तर वाला, और ये तो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगी ना। और कहा क्या है, साफ साफ कहा है उत्तर पश्चिम। तो सर्वाधिक संभावना, इस नक्शे को देखते हुए हमें क्या समझ आ रहा है कि आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, संभावना की बात हुई है, यहाँ कंफर्म नहीं है कि वहीं टकराएगा। उसका मन करेगा तो ऊपर जाके जम्मू कश्मीर में भी टकरा जाएगा, तो हम क्या ही कर लेंगे, लेकिन बात है कि संभावनाओं पर बात हो रही है। अब जो सवाल है वो पूछा गया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2015 सेट ए में, सवाल नंबर है 36। ठीक है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। नदियां कौन सी हैं, वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार। पूछा है कि इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। 2015 में पूछा गया सवाल है, अब एक बार देख लेते हैं। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार। तो देखिए, ये है गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से, नासिक के पास से सतमाला हिल से, है ना, यहां से निकली, ये है गोदावरी। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ये है गोदावरी। ठीक, अब इसकी सहायक नदियां पूछा है, नदी है तो कलर चेंज कर देते हैं। इसकी सहायक नदियां पूछा है। सहायक नदी में अगर हम देखें तो सबसे पहली सहायक नदी दी है हमें कौन सी, वंशधारा। तो देखिए, वंशधारा का कोई लेना देना नहीं है गोदावरी से, वंशधारा यहाँ है और वो निकल के जो है वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एक नदी है, तो वंशधारा क्या हो जाता है, गलत। अब बात करते हैं इंद्रावती की। इंद्रावती, ये है इंद्रावती, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये रही इंद्रावती, यहाँ पर भी इंद्रावती है, तो इंद्रावती यहाँ पर मिल जाती है किससे, गोदावरी से। तो इंद्रावती सहायक नदी हो गई किसकी, गोदावरी की। फिर है प्रणहिता। प्रणहिता तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है, और यहाँ पर ये प्रणहिता, प्रणहिता भी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये बॉर्डर बनाती है किसका, महाराष्ट्र और तेलंगाना का, तो प्रणहिता सही है। फिर है पेन्नार। पेन्नार को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया था। ये तो पेन्नार जो है वो पेन्नुरू भी कहा जाता है, और वो पेन्नार ये नदी है, और ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और हमने जब इस नदी के बारे में चर्चा की थी तो हमने शेचेलम हिल की बात की थी, जो कि पुष्पा मूवी में दिखाया गया है, इस पर चर्चा की गई थी। तो पूछा गया है कि कौन सी सहायक नदियां हैं, तो 2 और 3 इसकी सहायक नदियां हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। अब बात करते हैं हम किसकी, अभ्यास प्रश्न की। कौन सी नदियां सीधे यमुना नदी में नहीं मिलती हैं। देखिए, इसको अलग से अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि आप उत्तर सही निकाल के बैठे होंगे और यहाँ नहीं पूछा होगा, है ना। काली सिंध, केन, बनास, बेतवा या बाण गंगा, आपको सही कूट का चुनाव करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस सवाल को हल करिए, सही कूट का चुनाव करिए, और उस सही कूट को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अभ्यास करते रहिए। तो एटलस को सामने रखिए, लगातार एटलस को देखते रहिए। बार बार जब वही सवाल रिपीट होंगे, कुछ ऑप्शंस रिपीट होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में पूछे गए सवाल का आप उत्तर ना दे पाए। तो अपने उत्तर को एग्जाम में भी देना है और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपना उत्तर बताना है।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।